हेलो गाइस, आपके कुछ क्वेश्चन लेफ़्ट हो गए थे लेक्चर 2 के, जो मैं इसमें कवर करूँगा। और ये जो सारी क्विज है वो एम लक्ष्मीकांत बुक के ऊपर है, बुक से बनाई गई हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 95 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? ऑप्शन ए, डिप्टी स्पीकर इज सबॉर्डिनेट टू स्पीकर। ऑप्शन बी, डिप्टी स्पीकर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस। तो एक बार इसको अटैम्प्ट भी करना अपने से भी। तो पहला ऑप्शन ये है कि क्या जो डिप्टी स्पीकर है क्या वो सबॉर्डिनेट होगा स्पीकर का। तो ऐसा है कि लोकसभा के अंदर स्पीकर जो होते हैं वो ठीक है हेड होते हैं, लेकिन और इसके बाद कोई होता है तो वो होते हैं डिप्टी स्पीकर, जो कि स्पीकर के प्रेजेंस में, जब स्पीकर प्रेजेंट नहीं होते हैं उस केस में ये हाउस को लीड करते हैं। पर क्या ये सबॉर्डिनेट होते हैं स्पीकर के? ऐसा आपको पढ़ने में लग सकता है कि ये सबॉर्डिनेट हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। डिप्टी स्पीकर इज़ नॉट अ सबॉर्डिनेट ऑफ द स्पीकर, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज़ अ रॉन्ग। पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर जो है वो सबॉर्डिनेट बिल्कुल भी नहीं है, इसको आप ध्यान रखना। ऑप्शन बी है, डिप्टी स्पीकर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस, बिल्कुल सही है। तभी ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल स्पीकर के डिप्टी स्पीकर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस के, इसी वजह से ये सबॉर्डिनेट नहीं होते हैं स्पीकर के। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन है, बी। ओनली बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्वेश्चन 86 है, द पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन 1921 अंडर प्रोविजन ऑफ विच एक्ट? जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो इस पर पॉज करके आप क्वेश्चन अटैम्प्ट भी करो, ठीक है। द पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर जो इंडिया में ओरिजिनेट हुई 1921 में, ये किस प्रोविज़न के तहत इनको एक्ट में लाया गया? पहला ऑप्शन है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, सेकंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, थर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फोर्थ नन। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन से आएंगे जो कि चारों में से सही हैं। इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही है। और इस पर ध्यान रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो लिखा गया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन करना है कि 1919 होगा, ठीक है। ये आपको पता नहीं था तो शायद इसका ऑप्शन आप सही नहीं कर पाओगे। और ये कौन सा था? ये मॉन्टेग्यू चेम्सफो रिफॉर्म था जो 1919 में आया था। और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो था वो 1909 में आया था। और मॉर्ले चेम्सफो रिफॉर्म और जो मॉर्ले चेम्सफो रिफॉर्म आया था वो 1919 में आया था। तो इसके जब ये आया था तो उसमें ये जो पोस्ट थी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की, जो इंडिया में पहली बार लाई गई थी 1921 में, ये इसी एक्ट के तहत पहली बार इंडिया में लाई गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। फर्स्ट स्पीकर एंड फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली रिस्पेक्टिवली। तो जब ये पोस्ट लाई गई थी उस समय ऐसा नहीं कि उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नाम से लाया गया था, उसमें नाम इनका अलग था। लेकिन एज ए आज के हम पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं तो हम आज बोल सकते हैं कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, लेकिन उस समय हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की तरह, मतलब उसमें उसको नॉमिनेशन, मतलब नाम था उस समय कि उसमें पोस्ट का जो नाम था वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का नाम था। लेकिन आज के हम संदर्भ में बात करें तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर हम बोलते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि जो पहले स्पीकर डिप्टी स्पीकर कौन थे। ये ऐसा नहीं कि आपको आज़ादी के बाद या उसमें पूछा जा रहा है, ये सबसे पहली बार जब बना था तो उस समय कौन था। ऑप्शन ए है फेडरिक वाइट, सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी हैं सच्चिदानंद सिन्हा, फेडरिक वाइट और सच्चिदानंद सिन्हा और विट्ठल भाई पटेल या नन। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, इसको बिल्कुल याद रखना, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। तो ये बिल्कुल एक फैक्ट चीज़ है, इसको आपको याद रखना है। इसमें कोई दिमाग थोड़ी लगाना है इसमें कि कौन था कौन नहीं था, आपको सिर्फ याद रखना है इसको कि उसमें कौन था। और जो इनको अपॉइंट करता था वो गवर्नर जनरल अपॉइंट करते थे इनको। तो जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट थी ना, वो उस समय प्रेसिडेंट, ये भी याद रखना कि उसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की, मतलब वाइस प्रेसिडेंट बोलो या तो डिप्टी प्रेसिडेंट बोल सकते हो, डेप्यूटी प्रेसिडेंट के नाम से जानी जाती थी। आज हम इसको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। हु बिकम द क्वेश्चन 88 है, हु बिकम द फर्स्ट इंडिया एंड द फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें ये पूछा रहा है कि हु बिकम द फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर
ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें कंफ्यूज मत होना, आप लोग जो पढ़ा होगा चीज़ों को। फर्स्ट ये इलेक्टेड थे, अभी जो हमने पहले जो हमने पढ़ा था जो पिछला क्वेश्चन में, उसमें वो लोग इलेक्टेड नहीं थे, वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए गए थे। तो इसलिए इसमें और उसमें डिफरेंस है। यहाँ पे फर्स्ट इलेक्टेड की बात की गई है। तो पहले सबसे पहले इलेक्टेड सेंट्रल लेजिस्लेटिव के स्पीकर कौन थे? तो ये थे आपके सच्चिदानंद और सॉरी विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल जो थे ये सबसे पहले इलेक्टेड स्पीकर थे, जो कि ये बने थे। और सत्येंद्र सिन्हा तो उस समय जो कि अपॉइंटेड थे, उनको बनाया गया था। पिछले ऑप्शन देख सकते हैं आप, फ्रेडरिक वाइट और सत्येंद्र सिन्हा जो पहले डेप्यूटी स्पीकर थे, डेप्यूटी प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं, या आज के संदर्भ में हम स्पीकर बोलते हैं। लेकिन विट्ठल भाई पटेल जो थे वो पहले इलेक्टेड जो हमारे थे वो विट्ठल भाई पटेल थे। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन 89 पे क्वेश्चन। आफ्टर 1935 नॉमेनक्लेचर of president and deputy president changed to speaker and deputy speaker, then who become the first speaker and deputy speaker of the लोक सभा। ये क्या कहा जा रहा है कि 1935 के नॉमेनक्लेचर, जो पहले नॉमेनक्लेचर क्या था हमारा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का, प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट पहले बोलते थे, इनका नाम चेंज करके क्या कहा गया, स्पीकर बोला गया। और डेप्यूटी स्पीकर पहली बार कब बोला गया, 1935 में बोला गया। और देन हु बिकम द फर्स्ट स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो अब फिर कौन था पहला स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा? तो बिल्कुल इसको याद रखना, बिल्कुल फैक्ट है जो हमने पहले पढ़ा। जीवी मामलंकर एंड अनंत स्वामी अयंगर, ये पहले स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर थे लोकसभा के। ठीक है, इनको पूरी तरीके से याद रखना, कुछ ऐसा फैक्ट नहीं है, कुछ समझाने की चीज़ नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पैनल ऑफ द चेयरमैन ऑफ द लोकसभा। जब लोकसभा के जो मेंबर का पैनल का चेयरमैन होता है, उसमें कितने मेंबर्स आर देयर? एक्चुअली क्या होता है कि लोकसभा के मान लीजिए स्पीकर होते हैं, अगर जो स्पीकर होते हैं पहले तो लोकसभा में, अगर स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर रहेंगे। अगर लेटर सपोज ये भी नहीं है तो कौन होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा जो कि इसको कंट्रोल करेगा इस पूरे लोकसभा को? तो उसमें वो पहले ही कुछ पैनल्स होती हैं, कुछ पैनल्स को पहले ही इलेक्ट कर लिया जाता है कि भाई इतने लोग इसमें रहेंगे। तो उसमें उस पैनल में कितने लोग को पहले सेलेक्ट किया था, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पैनल ऑफ चेयरमैन ऑफ द लोकसभा। कि लोकसभा की लेटर सपोज अगर स्पीकर भी नहीं रहा, डिप्टी स्पीकर भी नहीं रहा, तो कौन जो है वो हाउस को लीड करेगा? तो वो जो पैनल में से किसी एक आदमी को सेलेक्ट किया जाता है कि आप लीड करोगे, तो वो लीड करते हैं। तो कितने मेंबर्स उस पैनल में होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑफ 10। इन्हीं पैनल्स में से हम जो पैनल में होते हैं, इन्हीं में से हम नॉमिनेट कर देते हैं किसी भी एक को चेयरपर्सन लोकसभा को लीड करने की, ताकि हमारी जो बिजनेस है वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहे, उसमें कोई बाधा ना आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। who appoint a member of Lok Sabha as a speaker pro tem, means who appointed the member of Lok Sabha as a speaker pro tem। तो इसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं कि जो मेंबर ऑफ लोकसभा को एज अ प्रो टेम स्पीकर, कोई मेंबर ऑफ लोकसभा है, बंदा है, उसको एक्चुअली जब लोकसभा का जब इलेक्शन हो जाते हैं, और तो जब न्यूली इलेक्टेड जो भी इलेक्ट होकर आएगा, जो भी इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन होगा, उसमें से जो इलेक्ट होकर के लोकसभा के अंदर सबसे पहले जो बैठेगा, तो उसमें कौन चेयर करता है? क्योंकि बैठने के बाद लोग डिसाइड करते हैं कि कौन कौन इसमें से इलेक्ट होकर के यहाँ पे चेयरमैन बनेगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पे कौन प्रिसाइड करता है हाउस को? तो वो डिसाइड करते हैं प्रोटेम स्पीकर, वो डिसाइड करते हैं प्रोटेम स्पीकर। और इनको इलेक्ट करता कौन है, इनको शपथ दिलाता कौन है, इनको ओथ दिलाते हैं, वो दिलाते हैं प्रेसिडेंट। तो ये भी याद रखना कि इनको ओथ भी प्रेसिडेंट दिलाते हैं और इनको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। ठीक है, और ये लोकसभा की जो पहली सीटिंग होती है उसको ये मतलब पैनल्स में बैठे रहते हैं, मतलब वहाँ पे लीड करते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं। हु बिकम द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन होता है? ये आप लोग बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जानते होंगे। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, जब भी कोई आदमी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे इलेक्ट होता है, वो वैसे ही तुरंत ही वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाता है
राज्यसभा का। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है कि आपको एक तरीके से एक आपकी डिसाइडेड है एक पावर कि आप अगर इस पोस्ट पे आते हैं तो आपको ये जिम्मेदारी तो बिल्कुल मिलनी ही मिलनी है, चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है। तो एक तरीके से जो सैलरी मिलती है वाइस प्रेसिडेंट को, वो उनके वाइस प्रेसिडेंट बनने की नहीं मिलती है, वो उनको राज्यसभा का जो लीडर होते हैं, मतलब लीड करते हैं, चेयरमैन होते हैं, उसकी सैलरी इनको मिलती है। इनको चेयरमैन की सैलरी मिलती है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा 93rd होगा, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, 93rd होगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए ऑप्शन है स्पीकर इज अ मेंबर ऑफ हाउस, बी ऑप्शन चेयरमैन इज नॉट अ मेंबर ऑफ हाउस। क्या स्पीकर जो है वो मेंबर ऑफ हाउस होता है? सेकेंड ऑप्शन, क्या चेयरमैन जो है क्या मेंबर ऑफ हाउस, क्या हाउस की ये मेंबर होंगे? इसे पूछा। ए ऑप्शन इज दैट स्पीकर इज मेंबर ऑफ हाउस एंड चेयरमैन इज ऑल्सो मेंबर ऑफ हाउस, नॉट अ मेंबर ऑफ हाउस। क्या ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ए या बी? तो इसको अब याद रखना कि स्पीकर जो है वो मेंबर ऑफ हाउस होता है, ठीक है, लेकिन चेयरमैन जो है वो मेंबर ऑफ हाउस नहीं होते हैं। तो दोनों ऑप्शन क्या हैं, वो करेक्ट हैं, यानी ऑप्शन ए और बी जो है वो दोनों करेक्ट हैं। पर अब देखो, ऐसा नहीं कि चेयरमैन जो है वो मेंबर ऑफ हाउस नहीं है तो उसको ये अधिकार नहीं है कास्टिंग वोट करने का। बिल्कुल, चेयरमैन को भी कास्टिंग वोट डालने का अधिकार है, जो कि स्पीकर को भी है। सिमिलर जो पावर जो है, देखो दोनों की जो पावर है ना, पावर जो है कास्टिंग वोट के केस में वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, चाहे वो मेंबर ऑफ हाउस हो चेयरमैन या ना हो। अगर कोई कास्टिंग वोट क्या होता है, अगर कोई केस जो है वो कोई अगर वोटिंग हुआ, अगर टाई का कंडीशन आ जाता है तो चेयरमैन और स्पीकर के पास अपना पावर होती है कि वो किसी भी एक पक्ष को सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे अपोजिशन को करें चाहे वो रूलिंग पार्टी को करें, वो उनके ऊपर है, लेकिन वो किसी एक पक्ष को सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो पावर स्पीकर को लोकसभा के अंदर है इसके संदर्भ में, वही बिल्कुल सेम पावर चेयरमैन को भी है, ठीक है, इन द लोकसभा, इन राज्यसभा। तो यहाँ पे हम अपना एंड करते हैं। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक आपके 92 क्वेश्चंस हुए हैं और ये कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन थे जो लेक्चर 2 के जो बच गए थे वो मैंने ख़त्म किया आज। और जल्दी आपके पास लेक्चर 3 आएगा, उसमें आपके पास 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आगे से जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो, ताकि क्वेश्चन ज़्यादा हों, क्योंकि उससे ज़्यादा बेटर है कि आप समझ सकते हो। एक्सप्लेनेशन भी आप साथ में देखोगे और सुन लोगे और क्वेश्चन भी देख लोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। तो थैंक यू।